नमस्कार साथियों, आदिव्यास महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना कैसी होती है उनके बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार प्रोटीन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोटीन की होता क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन होता क्या है, अगर इसकी हम परिभाषा देखेंगे तो इसको बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को हम बोलते हैं प्रोटीन। अब इसमें होता क्या है, अमीनो एसिड सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ कि जो प्रोटीन होते हैं एक से कई अमीनो एसिड आपस में ऐड होके एक पेप्टाइड बांड बनाते हैं। दो अमीनो एसिड मिलकर एक पेप्टाइड बांड बनाते हैं और इस पेप्टाइड बांड के थ्रू पूरे एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस बनता है जिसे हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक अमीनो एसिड ये हुआ, एक अमीनो एसिड हुआ, तो इसके बीच में ये आपका पेप्टाइड बांड बनेगा। दूसरा अमीनो एसिड होगा, इसके बीच में एक पेप्टाइड बांड बनेगा। इसी प्रकार से ये श्रृंखला चलती जाती है। जब एक बांड बनता है तो उसको हम एक पेप्टाइड बांड बोलते हैं मान लीजिए। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड ऐड होते हैं जिसकी वजह से कई पेप्टाइड बांड बनते हैं। उस पेप्टाइड बांड को बोलते हैं हम लोग हैं पॉलीपेप्टाइड बांड। ठीक है, तो पेप्टाइड सिंगल के लिए जब दो अमीनो एसिड के थ्रू बनता है तो उसे पेप्टाइड बांड बोलते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी प्रोटीन बनाने के लिए तो उस समय उस पेप्टाइड बांड को ही हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बांड। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ते हैं आखिरकार ये कैसे बनते हैं। ठीक है ना, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मालिक्यूल इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन क्या होता है बता दिया मैंने कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि आखिरकार प्रोटीन की डिफिनेशन तो हो गई। ठीक है ना, अब इनकी संरचना कितने प्रकार की होती है। तो जो प्रोटीन की संरचना होती है उसमें बोल सकते हैं आप, एक होता है आपका प्राइमरी, चार प्रकार की इनकी संरचना होती है। एक प्राइमरी से प्राथमिक बोल देते हैं, दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी, ठीक है, तीसरी आपकी होती है टर्शियरी, और चौथी आपकी जो संरचना होती है प्रोटीन की वो क्वाटनरी होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से चार प्रकार की प्रोटीन की संरचना होती है जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं कि प्रोटीन प्राइमरी संरचना क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ये बेसिक एकदम डिफिनेशन हुई। ठीक है, मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन आर ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एज होल, द शेप इनटू व्हिच इन व्हिच प्रोटीन मॉलिक्यूल अरेंज बैकबोन इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की परिभाषा की बात की जाए तो यहाँ पे ये बताया जाता है जिसे कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड था आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब इसी में ही हो सकता है, इस मान लीजिए आपका ये अमीनो एसिड है, ये पूरी अमीनो एसिड की श्रृंखला है। ठीक है ना, ये आपकी अमीनो एसिड की श्रृंखला है। अब ये इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, अब इसी में हो सकता है कुछ और अमीनो एसिड इस तरह से ओरिएंटेशन का कुछ और भी हो सकता हो जाए। तो ऐसी जब संरचना बनती है तो इसे बोलते हैं हम लोग हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्दर इंटरेक्शन सच एज फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म स्फीयर आर कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बना है उसी में ही उसी मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड जो होते हैं, जैसे बताया मैंने कि आपका ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड था, ये प्राइमरी है। ठीक है ना, अब इसमें कुछ ब्रांचिंग हो गई या फिर कुछ इनका ओरिएंटेशन हो गया किसी प्रकार से, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। अब ये आपके सब अमीनो एसिड ही है। ठीक है ना, ये सब भी जो ब्रांचिंग है इनकी हुई है या फिर जो इनका ओरिएंटेशन है ये सब अमीनो एसिड ही हैं। अब इन अमीनो एसिड के बीच में अगर किसी प्रकार का इंटरेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये आपके इनका जो कुछ बिहेवियर चेंज हो जाता है और इनकी संरचना अगर बोलेंगे तो ये फोल्डिंग के फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है ना, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये फोल्डिंग फॉर्म हो जाता है, तो इस प्रकार की संरचना हम बोलना शुरू कर देते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो अगर देखिएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की परिभाषा को, इंटरेक्शन बिटवीन द सर्टेन प्रोटीन सब यूनिट सच एज बिटवीन ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन आर कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी टर्शियरी संरचना में अगर हमें अमीनो एसिड की में अगर इस टर्शियरी संरचना में हम देखिए, अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से आपका ये आपका टर्शियरी बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से संरचना इसकी होगी टर्शियरी स्ट्रक्चर की। अब इसी में आपका प्रोटीन है, ठीक नहीं है, अब इसी प्रोटीन में कुछ इंटरेक्शन हो जाता है तो इससे हम लोग बोल देते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और हीमोग्लोबिन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है क्वाटरनरी संरचना का। ठीक है ना, प्रोटीन की क्वाटरनरी संरचना का।
द सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज द हायर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो 3 बनते हैं सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उनको हम लोग बोलते हैं हायर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग हैं, अब विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे बताया आपको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिनोनिम्स फॉर द लीनियर अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, तो जो प्राइमरी संरचना होती है वो पर्यायवाची है किसका, जो लीनियर फॉर्म का अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड ये आपका है इस प्रकार से लीनियर फॉर्म में, ये आपका लीनियर फॉर्म में है, रेखीय में है, रेखीय संरचना है ना ये, तो लीनियर फॉर्म में जो अमीनो एसिड पाए जाएंगे उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, द सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एट द टर्मिनल एन एंड एंडिंग विथ लास्ट अमीनो एसिड फाउंड ऑन द कार्बोनिल टर्मिनल। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर हम लोग बात करें इसकी संरचना की अमीनो एसिड की, तो अगर इसकी संरचना कुछ बनती है कुछ इस प्रकार से NH2CR, मतलब एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, वहाँ पे अब COOH ये आपका एक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोनों का टर्मिनल, दोनों टर्मिनल में होता है, दोनों का अंत छोर क्या है, तो एक छोर पे देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप होता है, और एक छोर पे यहाँ पे, क्योंकि ये आपका जब प्रोटीन बनती है जो OH ग्रुप होता है ये आपका बाहर निकल जाता है, और यहीं पे आपका पेप्टाइड बांड बनता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका पेप्टाइड बांड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पेप्टाइड बांड बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर एक अमीनो एसिड की बात की जाएगी यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ पे आपका टर्मिनल, एक टर्मिनल अमीनो एसिड क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, दूसरे का आपका कार्बोनिल का ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि जो हम यहाँ पे ही बोला जा रहा है, द सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एट द टर्मिनल एंड एंडिंग विथ लास्ट अमीनो एसिड ऑन द कार्बोनिल टर्मिनल सी। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द ईच अमीनो एसिड determine where the disulfide bond will form, where the ionic, ठीक है, where non-polar side chain can come into proximity, or whether other species outside the polypeptide chain can approach the bind to it। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए एक अमीनो एसिड है, एक प्रोटीन की श्रृंखला है, पहले देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी अमीनो एसिड है ये सब। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड में कौन सा अमीनो एसिड है, जैसे मान लीजिए अगर सिस्टीन होता है, सिस्टीन जो होता है इसमें सल्फर होते हैं, अगर सिस्टीन के साथ अगर सिस्टीन मिल जाता है तो वहाँ पे डाई सल्फाइड बांड बनता है। ठीक है ना, डाई सल्फाइड बांड बनता है। वहीं पे अगर देखेंगे, अगर कुछ मालिक्यूल हैं, जैसे आप देख सकते हैं एस्पार्जिन, ग्लूटामीन, आर्जिन। ठीक है, अगर इस तरह के मालिक्यूल हैं और ये बनाएंगे आपके आयनिक बांड बनाते हैं, जबकि अगर ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानाइन, आइसोल्यूसिन है तो ये आपके नॉन पोलर बांड बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड में कौन से प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो उनके हिसाब से इनमें बांड का डिस्क्रिप्शन होता है कि इनमें कौन से बांड बनेंगे इनमें। यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, वैलिन है, ठीक है, ग्लाइसिन, यहाँ पे ग्लूटामीन है। तो यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं, तो सिस्टीन, और जब सिस्टीन का बांड जब बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बांड बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सिस्टीन अगर संरचना पर देखेंगे तो इसमें सल्फर कंटेनिंग मालिक्यूल पाया जाता है, इसलिए जब दो सल्फर के बीच में जब बांड बनता है तो उसे डाइसल्फाइड बांड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे, यहीं पे सेम, यहाँ पे भी एस्पार्जिन है, ठीक है, और ग्लाइसिन है, तो यहाँ पे अभी के डाइसल्फाइड बांड बन रहे हैं। इसी प्रकार से अगर देखेंगे यहाँ पे बीटा चेन है, यहाँ पे देखेंगे ये ग्लाइसिन है, तो यहाँ पे इसका टर्मिनल जो होगा, शुरुआत का स्टार्टिंग जो होगी वो NH2 बनता है, लास्ट का जो आपका कार्बोनिल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देख लीजिए ग्लाइसिन का N टर्मिनल है, और यहाँ पे जो लास्ट इसका टर्मिनल होगा वो आपका C टर्मिनल है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि कौन से अमीनो एसिड अटैच हैं किसी भी प्रोटीन में, उस हिसाब से इनमें बाइंडिंग पाई जाती है। ठीक है, अब लोग हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्राइटेरिया फॉर व्हाट वुड बी द मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए सबसे
क्राइटेरिया उनकी क्या है, उनकी कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, जब हम बोलते हैं कंडीशन होनी चाहिए कि ताकि हम इसे बोल सकें कि आपका स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमाइड हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन अमीनो वुड बी इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो पहला ये बताया जा रहा है कि जो एमाइड का हाइड्रोजन है और कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो कितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। दैट द हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन सच अ बॉन्ड एंड शेयर्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वुड बी ऑन डायरेक्ट लाइन बिटवीन द टू ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एमाइड का हाइड्रोजन, ठीक है, अब कार्बोनिल का ऑक्सीजन, ये आपका कार्बोनिल का ऑक्सीजन के बीच में ये इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये बताया जाए इनका ओरिएंटेशन का कहाँ पे है, उनके हिसाब से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आसानी से ये इनके स्टेबल बॉन्ड बना सकें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में शेयरिंग उनकी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट द हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन सच बॉन्ड एंड शेयर्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वुड बी ऑन द डायरेक्ट लाइन बिटवीन द टू ग्रुप, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। तीसरी क्या है, दैट ईच रेसिड्यू वुड कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनी चेंज इन रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब रेसिड्यू क्या होता है, अगर रेसिड्यू की बात की जाए, रेसिड्यू बेसिकली अमीनो एसिड ही होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पहले अमीनो एसिड कुछ इस मतलब अमीनो एसिड अगर देखें जो संरचना पाई जाती है कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ मान लीजिए H है, CH3 है, यहाँ इसको हम R भी लिख सकते हैं क्योंकि R यहाँ पे मतलब हुआ कि एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और COOH, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक सिंगल अमीनो एसिड के फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है पहले से है तो इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड, ठीक है ना। लेकिन अगर यही अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में सहायक हो गया तो अब यहाँ पे कई सारे अमीनो एसिड हो जाते हैं, तो उस अमीनो एसिड हो जाते हैं ना, ऐसे कुछ अमीनो एसिड हो जाएंगे आपके, तो अब यहाँ पे एक सिंगल अमीनो एसिड को हम अमीनो एसिड नहीं बोल सकते, अब यहाँ पे अमीनो एसिड रेसिड्यू हमें बोलना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम पहले समझ लेते हैं कि अमीनो एसिड रेसिड्यू में अंतर क्या होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ है बिना जब वो प्रोटीन बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो उससे नॉर्मली हम अमीनो एसिड बोलते हैं। लेकिन वही अमीनो एसिड अगर प्रोटीन बनाने में कंट्रीब्यूट कर दे रहा है उसके बाद उस अमीनो एसिड को हम अमीनो एसिड बोलते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। अब देखते हैं that each residue would contribute an equal amount of any change in rotation around central axis, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सिस अगर मान लीजिए सेंट्रल एक्सिस है ये, तो उसके अराउंड जो भी रोटेशन होगा तो इक्वल अमाउंट का अपना योगदान देगा, ठीक ना। यहाँ पे बताया जा रहा है दैट द पेप्टाइड बॉन्ड वुड बी प्लानर, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जब दो अमीनो एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम लोग हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप और एमाइड ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। अगर देखेंगे जब बनता कैसे है तो कुछ इस प्रकार से NH2 देख लेते हैं, पहले इसको हम लोग भी RCO और यहाँ पे OH होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक अगला अमीनो एसिड मान लीजिए है तो होगा कि आपका H होगा, NH यहाँ कर देते हैं ताकि समझ में ठीक आ जाए, RHCOOH ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। एक अमीनो एसिड ये है आपका, एक अमीनो एसिड आपका ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो होगा क्या कि AOH इसका एक OH आपका बाहर निकल जाएगा, आपका H2O बाहर निकल जाता है और इन दोनों के बीच में अब क्या होगा एक सिंपल सा एक बॉन्ड बन जाता है जिससे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। तो इनके बीच में अब एक बॉन्ड बन गया, इससे बोलते हैं हम लोग हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यही पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है बताया जा रहा है को प्लानर होना चाहिए, ठीक है। दैट द पेप्टाइड बॉन्ड वुड बी प्लानर एंड वुड हैव द सेम बॉन्डल एंगल दैट इट वुड बी हैव द सिंपल पेप्टाइड, ठीक है ना। जो सिंपल पेप्टाइड होता है, जो साधारण पेप्टाइड होते हैं उनमें जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड एंगल वगैरह की, वही सेम प्रॉपर्टी जब अमीनो एसिड जब प्रोटीन बना लेता है तो इनमें भी वही प्रॉपर्टी पाई जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप यहाँ पर आसानी से कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन जैसे 170 170 डिग्री सेल्सियस है,
120 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सब चीज़ें मतलब कहना है कि सिंपल मालिक्यूल है, तो इसका जो बॉन्ड रोटेशन है, जो बॉन्ड एंगल है, जो कि प्लेनर है, तो सेम प्रॉपर्टी इसकी जब प्रोटीन बनाएगा अमीनो एसिड तो ये होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो प्रकार के प्रोटीन संरचना पाई जाती हैं, एक आपका अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा आपका होता है बीटा प्लेटेड शीट। तो हम लोग अभी देख रहे हैं अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ठीक है। इन दिस स्ट्रक्चर द हाइड्रोजन ऑन द पेप्टाइड नाइट्रोजन is the shared with carbonyl group of the third amino acid residue from it along the polypeptide, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसमें इन दिस स्ट्रक्चर हाइड्रोजन ऑन द पेप्टाइड नाइट्रोजन इज शेयर्ड विथ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ शेयर तो होगा, लेकिन किसके साथ होगा, इसके थर्ड अमीनो एसिड के साथ ये शेयर होता है। जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन होता है वो थर्ड अमीनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप थर्ड अमीनो एसिड के रेसिड्यू से शेयर होता है, ठीक है। द ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन ऑफ द अमीनो एसिड आर परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि इसमें जो मेन एक्सिस होगा उसके परपेंडिकुलर होता, इसकी जो बॉन्ड इसका परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं। इफ अल्फा हेलिक्स वाज द ओनली टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर मान लेते हैं हम लोग हैं कि अल्फा हेलिक्स केवल ही एक का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उस कंडीशन में बात की जाती है क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। इफ अल्फा हेलिक्स वाज द ओनली टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोटीन, आल प्रोटीन वुड बी रेदर रिजिड रॉड लाइक एंटिटी, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए अगर सभी प्रोटीन में अल्फा टाइप ऑफ हेलिक्स पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सभी प्रोटीन कठोर होंगे, रॉड लाइक एंटिटी होंगे, ठीक है ना। इस ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ बताया सिंस दे आर नॉट, क्योंकि ऐसा नहीं होता, वी मस्ट कंक्लूड दैट द ओनली 1% ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन आर द अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे प्रोटीन जो होते हैं अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में नहीं होते, इसलिए कुछ पोर्शन ही प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उन पे अल्फा हेलिक्स वाली प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। कहने का क्या मतलब होगा, अल्फा हेलिक्स प्रॉपर्टी क्या होंगी, वो रिजिड होती हैं, रॉड लाइक होती हैं, ठीक है। ये सब की प्रॉपर्टी पाई जाएंगी, ठीक है। ये आपका अल्फा हेलिक्स हुआ, ये आपका लेफ्ट हैंडेड होता है, आपका राइट हैंडेड होता है, ठीक है। दो प्रकार के अल्फा हेलिक्स पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बीटा प्लेटेड संरचना, ठीक है। द सेकेंड रेडली आइडेंटिफाइड हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोटीन इज द प्लेटेड शीट, ठीक है। अब जैसे हम लोग अल्फा हेलिक्स देखें, अब उसी क्रम में देख रहे हैं कि बीटा प्लेटेड शीट क्या होती है, ठीक है ना। तो बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ये, पहली बात तो, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बीटा प्लेटेड संरचना जो होती है वो स्टेबलाइज होती है। दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिस्ट इन द आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल फॉर्म, ठीक है ना। अब ये जो बीटा प्लेटेड शीट होती है ये पैरेलल फॉर्म में पाई जा सकती है, समानांतर हो सकती है या फिर असमानांतर हो सकती है, ठीक है। डिफर फ्रॉम द अल्फा हेलिक्स इन दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन बट आर परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है ना। अब अल्फा हेलिक्स में क्या देखा था हम लोगों ने कि जो एलॉन्ग एक्सिस होती है उसके पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती थी, लेकिन इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पैरेलल न पाई जाके ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है ना। ये बीटा प्लेटेड शीट में होती हैं, ठीक है। इट वाज लॉन्ग टफ दैट बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म वेयर फाउंड ओनली इन इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बहुत मानना टफ होगा, कि कठिन होगा कि हम ये बोल दें कि जो इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन होते हैं केवल उन्हीं में बीटा प्लेटेड शीट की संरचना पाई जाती है। सच है, सिल्क आपको हुआ, सिल्क से इंसॉल्युबल होता प्रोटीन, इंसॉल्युबल प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ये बीटा प्लेटेड संरचना पाई जाती है। एंड दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड वेयर ऑलवेज इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है ना। और मान लीजिए ऐसा कुछ पाया जा रहा है कि जो पाया जा रहा है कि पानी में इनसॉल्युबल हैं प्रोटीन वो, तो उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है ना। अब मोर रिसेंटली क्या हुआ है, हाउएवर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ बीटा प्लेटेड शीट रीगेन हैव बीन सीन इन सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है। अब क्या देखा गया है कि कुछ बीटा प्लेटेड की शीट की संरचना जो प्रोटीन होती हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इन दिस केस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच स्टेबलाइज द प्लेटेड शीट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रेदर देन बिटवीन टू डिफरेंट पेप्टाइड चेन, ठीक है ना। अब ये पहले क्या देखे हम लोग कि जब इनसॉल्युबल प्रोटीन था तो उसमें देखा गया कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई थी, ठीक है।
लेकिन अब रिसेंटली क्या देखा गया है, कुछ प्रोटीन उसमें सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से ये पाया गया कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोड़ के अलावा इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि एक ही प्रोटीन के बीच में ही बॉन्डिंग पाई गई। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, लेकिन इंट्रा में क्या होगा कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक ना। तो जो इंटरैक्शन में पाई जाएगी, जो सॉल्युबल होंगे प्रोटीन वो इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन जो इनसॉल्युबल होते हैं उनमें आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक ना। तो ये चीज़ें थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में।